11वीं के बच्चे जून के महीने से किस प्रकार तैयारी करें कि वो अगले टॉपर बने, 11th में भी और बोर्ड्स में भी। अगर हम 11वीं में गए हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे चीजों को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करें। जब हम लोग 11वीं में आते हैं ना तो किताबों को लेके, सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता मेरे सिलेबस में कितनी किताबें हैं, आपको क्या क्या चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। 12th के बच्चों के लिए मैंने विशेष बातचीत आपसे की थी और आज 11वीं के बच्चे जून के महीने से किस प्रकार तैयारी करें कि वो अगले टॉपर बने, 11th में भी और बोर्ड्स में भी। आज इसी विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करने आपसे आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर 12वीं के बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को तो टॉप करने का आप तरीका बता रहे हैं, अगर हम 11वीं में गए हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, जो 11वीं का समय होता है ना मेरे बच्चों, ये जीवन का सबसे अमूल्य समय है, याद कर लीजिएगा। सबसे अमूल्य समय ये एक ऐसा समय है जब आप स्कूलिंग 10वीं तक की जो स्कूलिंग है वो करके आप एक सीनियर स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। आप सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, अब स्पेशल पढ़ाई करते हैं। कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई जो है मैथमेटिक्स, कोई साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करता है। और ऐसे में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हमारे दिमाग में रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने जो भी स्ट्रीम चुन लिया है उस स्ट्रीम को लेकर अब आप कॉन्फिडेंट रहिए। मैं तो विशेष करके आर्ट्स के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स, इस चीज को दिमाग से निकाल देना अगर तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा हो कि तुमने तो आर्ट्स लेके बहुत गलती कर दी, तुमसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब चीजें कचड़े के डब्बे में डाल दो और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की तरफ ध्यान दो। आओ चर्चा करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम लोग 11वीं में आते हैं ना तो किताबों को लेके, सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप इस महीने में एक काम तो कर लीजिए, अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यानी सबसे पहला काम, मैंने बोर्ड के बच्चों को भी बताया था ये बात, पाठ्यक्रम की समझ। पाठ्यक्रम की समझ, ठीक है। विशेष करके एनसीईआरटी को अच्छे से देखिए, क्या चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है, आपके एग्जामिनेशन में, आपके आने वाले टेस्ट में, आपके आने वाली परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं और कौन कौन से। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता मेरे सिलेबस में कितनी किताबें हैं। वो आधा किताब पढ़ते हैं, कहते हैं अरे सर हमारे स्कूल में तो कुछ और पढ़ाया जाता है। बाद में पता लगता है कि भाई तुम्हारे स्कूल में 2 किताबें चलती हैं, कहीं एक पहली किताब चल रही है, कहीं दूसरी चल रही है। तो आपको, अगर आपने आर्ट्स ले लिया है या कोई भी स्ट्रीम ले लिया है, आपने सिलेबस की विशेष और गहन जानकारी होनी चाहिए कि यस, मेरा ये सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है, अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा, अब आप स्कूल भी जाओगे, पहले भी आप स्कूल जाते थे, पहले शायद इतना सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती थी, पर अब आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप थकेंगे भी, परेशान भी होंगे, घर के काम भी हैं, खेलकूद भी करनी है, कहीं आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। आप अच्छे से तय कर लो कि अपने 24 घंटे को कैसे मैनेज करना है। तो आपका जो दूसरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, समय प्रबंधन एवं निरंतरता। मतलब क्या हुआ? निरंतरता का मतलब मुझे 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना ही है। यह नहीं कि आज मैं 6 घंटा पढ़ लिया और 6 दिन एक घंटा नहीं पढ़ रहा हूं। यह अगर आप स्ट्रेटेजी करोगे तो आप कई बच्चों से पीछे रह जाओगे। आपको पता है, आईएएस का भी एग्जाम हो गया या दुनिया में कोई भी एग्जाम हो गया, लाखों लाखों लोग परीक्षा देते हैं। 10 लाख जो लोग फॉर्म भरते हैं ना, कम से कम 1 लाख लोगों में तो यह काबिलियत होती है कि वो आईएएस बन जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, कम से कम 1 लाख लोग उस लायक होते हैं कि वो पद पे पहुंच जाए, पर 1000 लोग ही सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। क्यों? क्यों? क्योंकि उस 1000 लोगों को अगर आप ढंग से देखोगे तो उनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। वो ये नहीं कि आज 2 दिन पढ़े, 4 दिन फूफा के यहां चले गए, 3 दिन पढ़े और 4 दिन दोस्तों के साथ घूम ले रहे हैं, 4 दिन पढ़े और 2 दिन कहे कि आज तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ो कल पढ़ लेंगे। नहीं, चाहे जान निकल जाए, जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। इसको कहते हैं निरंतरता, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो पूरे साल ये चीज आपको बनाकर रखनी है कि भैया अगर मुझे 2 घंटा पढ़ना है घर पे तो पढ़ना है,
और फिर आप समय का प्रबंधन करो कि उसमें कितना हमें स्कूल में कहां कब समय देना है, घर आकर कब पढ़ाई करनी है, फिर किस सब्जेक्ट को किस अनुसार लेकर चुनना है। देखो हमारे सामने, अब तुम्हारे सामने क्या दिक्कतें आने वाली सालों में आएंगी। तुम जब राजनीति विज्ञान पढ़ोगे तुम्हें लगेगा अरे अर्थशास्त्र छूट गया, अर्थशास्त्र पढ़ोगे अरे इतिहास छूट रहा है, इतिहास पढ़ोगे अरे इंग्लिश छूट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पूरे हफ्ते को डिवाइड कर देना है। ये 2 दिन पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये 2 दिन इतिहास के लिए, ये 2 दिन अर्थशास्त्र के लिए। इससे ये होगा कि तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस 2 दिन में खत्म भी हो रहा है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 दिन में खत्म भी हो रहा है। और जब कोई दूसरा सब्जेक्ट का टेंशन आएगा ना तो तुम्हें पता रहेगा कोई नहीं, शुक्रवार शनिवार तो उसी सब्जेक्ट का है, कोई नहीं अतवार सोमवार तो उसी सब्जेक्ट का है। तो दूसरा सब्जेक्ट तुम्हें ना हॉन्ट नहीं करेगा, तुम्हें डराएगा नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समय प्रबंधन में रखनी है। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, ये सारी चीजों का अच्छा सा एक चार्ट बना लीजिए। और फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। ठीक है। तीसरा, उत्तर लेखन का अभ्यास। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, 10वीं तक अभी आपने बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखे हैं। 10वीं तक आपने बड़े बड़े लघुत्तरीय सवाल इतने नहीं अटेम्प्ट किए हैं जितने अब आपको करने पड़ेंगे। इसलिए 11वीं में जब थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है ना तो हम केवल पूरा ध्यान पढ़ने और रटने पर लगाते रहते हैं, पर उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, यह हमारी समझ नहीं होती। और शुरू शुरू में थोड़ा सा लिखते हैं, अब लगता है कि यार अब इस तरह लिखेंगे ना तो अब यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे शुरू करें कैसे खत्म करें। तो ऐसे स्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको जैसे तैसे लिखना जारी रखना है। जब आप जैसे तैसे लिखना जारी रखोगे धीरे धीरे लिखना सीख जाओगे। पर उसके लिए जरूरी है कि आप निरंतरता अपनाकर रोज लिखें। एक ही सवाल लिखो, आधा ही सवाल लिखो, पर लिखो। और इस लेखन में आपको यह चीज जरूर करना है कि प्रीवियस ईयर्स के पिछले सालों के सवालों पर ध्यान देना है, उसको प्रैक्टिस करना है। कैसे सवाल आएंगे ये पता होंगे तभी आप उसी तरह उत्तर लिखोगे। आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो और सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, उत्तर लेखन अभ्यास करना है, समय प्रबंधन करना है, पाठ्यक्रम की अच्छे से समझ होनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना है। ठीक है। चौथा, थोड़ा संवाद भी करना है। आपके जो सीनियर्स हैं जो 12th में चले गए हैं उनसे थोड़ा बात करो, आपने 11th में कैसे पढ़ा था, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका क्या अनुभव है, किस सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। और हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इतिहास अगर रखने वाला है तो उसका टेबल बना लो एक अच्छे से, ईयर्स का, डेट का। राजनीति विज्ञान में कुछ अनुच्छेद है तो उसका अच्छे से बना लो, उसकी कहानियों का छोटा छोटा समरी बना लो, छोटे छोटे नोट्स बनाना है ना। अंतिम में आपको ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, छोटा छोटा नोट्स है ना, ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स अलग होना चाहिए, आप खुद किताबों को पढ़ो और उसको पॉइंट करके उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स अलग से बना लो। ठीक है। इन 2 तरीके के नोट्स का अगर पढ़ोगे और इस टाइम टेबल में रिवीजन जरूर रखना, रिवीजन करते रहोगे और उत्तर लेखन करते रहोगे और आपको पाठ्यक्रम की समझ होगी और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा देखते रहोगे तो अगले टॉपर आप ही हो। लेकिन जो भी करना है उसमें यह निरंतरता सबसे बड़ा अब आपके सामने क्या होने जा रहा है, एक कुंजी होने जा रही है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो सारी स्ट्रेटेजी फेल है। और 50 स्ट्रेटेजी भी नहीं बनानी है, ये बेसिक है, इन बेसिक को फॉलो कर लो। न चमत्कार हो गया तो कह देना, 2 महीना करके देख लो, जो बोला एक एक शब्द याद रखना। तो आप अगर इस तौर तरीके से अपनी तैयारी करते हो तो 11th क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फिर 11th तो हमेशा 12th से कठिन होता है तो 12th और आसान हो जाएगा। तो आप इसको, चुनौती को बिल्कुल अच्छे से स्वीकार करिए, निरंतर होकर पढ़ाई करिए और कोई और भी डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अब अगले सेशंस में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।